तो बच्चों का फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूँ एक नया वीडियो ले करके। तो आज का लेक्चर 9 है हमारा। लेक्चर 8 तक अगर आपने देख ही लिया तभी लेक्चर 9 पे बढ़िए, क्योंकि मैं लेक्चर 8 के कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेक्चर 9 में कराता हूँ, आपको पता होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल पहले सॉल्व करेंगे। फिर हम आज का टारगेट क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ना। आज का जो मेन टारगेट क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल से कुछ क्वेश्चन कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल सब लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे आगे के। अभी समझ में आ रहा होगा आपको हमें क्या करना है आज, मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म, वो क्या बोलते हैं, मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, डाइपोल को एकदम बढ़िया से समझेंगे बच्चों, पीएचडी करा दूंगा मैं डाइपोल पे आप लोगों का आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहले तो देखो खाली स्लाइड का मतलब थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे। अब वो रिवीजन कैसे करेंगे, देखो क्या है, अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में बच्चों क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब मैं यहाँ पर एक मास ला के रख दूं। मास मतलब मीट नहीं, मास मतलब चार्ज। ठीक है, एक चार्ज ला करके रख दूं मैं, प्लस क्यू चार्ज ला के मान लो रख दिया रेस्ट पे, तो इस पे जो फील्ड लग रही होगी वो कैसे लग रही होगी, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा कैसा लग रहा होगा, क्यू ई लग रहा होगा। और इसका जो एक्सेलरेशन होगा बच्चों वो क्या होगा, क्यू ई बाई एम। मान लो इसका मास क्या है, एम है, पॉजिटिव चार्ज में रखा। और डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज रखा तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी में क्या होगा इसका डायरेक्शन। अगर क्या है रेस्ट पे है तब ये चीज होगी ये केस, और रेस्ट पे नहीं है, अगर मोशन पे चार्ज को मैंने मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, केस 2 हम नए पेज में कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे 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 ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, इसमें एक चार्ज प्लस क्यू को मैंने यू वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में फेंक दिया। क्या क्या बच्चों, यू वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर तरफ खींचा चले, लेकिन मैंने इसको यू वेलोसिटी से आगे की तरफ फेंक दिया। तो क्या होगा इसमें, इसमें क्या होगा बच्चों, इस पे जो एक्सेलरेशन होगा इस बार नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, माइनस क्यू ई अपॉन एम, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। और इसका फिनोमिना क्या होगा, इसमें होगी क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड में होगी क्या चीज, इसकी स्पीड इस चार्ज की बढ़ेगी या घटेगी या फिर जीरो हो जाएगी, ये बताओ। ये कोई बता सकता है क्या, ये कोई बता सकता है क्या, क्या आप इतनी बात सोच पा रहे हो। मैंने क्या किया, इसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, मैंने इसके अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज को फेंक दिया, चार्ज को फेंक दिया, और चार्ज पॉजिटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तो ये मोशन करना चाह रहा था, लेकिन मैं उसके विरुद्ध अपोजिट डायरेक्शन में फेंक दिया। तो क्या होगा, चार्ज की स्पीड बढ़ेगी घटेगी जीरो रहेगी, क्या होगा, क्या ये चीज आप सोच पा रहे हो। अगर ये चीज सोच पा रहे हो तो कमेंट में आंसर लिखो, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। अभी तक आपने कमेंट नहीं किया, मेरा चेहरा देख रहे हो, मेरा चेहरा देखने से आंसर नहीं पता चलेगा, कमेंट तो करना ही पड़ेगा आज। ठीक है, चलो देखते हैं, बताता हूँ मैं आपको। देखो फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, ये मार्कर है, ये पेन है, इसको ये कहाँ नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, नीचे जाना चाह रहा है ग्रेविटी की वजह से, लेकिन मैं अगर इसको ऊपर फेंकता हूँ अपोजिट डायरेक्शन में, जहां ये अट्रैक्ट हो रहा है, जिस फील्ड में ये जाना चाह रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फेंक रहा हूँ। जैसे ये चार्ज आगे जाना चाह रहा है लेकिन मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में फेंका, देखो फेंका, तो क्या हुआ, इसका अपोजिट डायरेक्शन में जाते टाइम इसकी वेलोसिटी कम हुई कम हुई कम हुई, और एक टाइम आया जीरो हो गई, जीरो हो गई, और फिर नीचे गिरते हुए इसकी स्पीड क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। यही इसमें भी होगा, चार्ज की क्या होगी, पहले तो डिक्रीज होगी वेलोसिटी, फिर जब एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी उसके बाद क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी वापस से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। क्या ये बात आपने फील कर पाए, अगर ये बात फील कर पाए तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है अगर ये बात आप फील कर पा रहे हो तो चलें आगे बढ़े। और परपेंडिकुलर वाला भी आप लोगों को बताया था मैंने कि अगर ऐसे फील्ड परपेंडिकुलर है, उस पर कोई चार्ज हम फेंक रहे हैं तो उस चार्ज का डायरेक्शन क्या होगा, ट्रेजेक्टरी क्या होगी, उसकी ट्रेजेक्टरी तो पैराबोलिक होगी, और डेविएशन क्या होगा मतलब 10 डेल की वैल्यू क्या होगी, ये सब चीजें हमने पढ़ ली है। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन, अब क्वेश्चन करने शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको इसका आंसर बताना है। क्या है, ए पॉजिटिव चार्ज पेंडुलम इज ऑक्सिलेटिंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग अपवर्ड। अब क्या कर रहा है, ये ऑक्सिलेट कर रहा है। ठीक है, ये है एक पेंडुलम, ये क्या कर रहा है बच्चों, ऑक्सिलेट कर रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, ये पेंडुलम है, पॉजिटिव चार्ज पेंडुलम है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, अपवर्ड डायरेक्शन में, इससे ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, इससे ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, अब इस टाइम पीरियड एज कंपेयर टू दैट व्हेन इट्स ऑक्सिलेट विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या बताना है कि इसका टाइम पीरियड बढ़ेगा या घटेगा। स्टार्टिंग में जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना ये ऑक्सिलेट करता तो इसका जो टाइम पीरियड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ऑक्सिलेट कर रहा है तब इसका जो टाइम पीरियड है, उसमें अंतर क्या आएगा, बढ़ेगा घटेगा, इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। क्या आप ये चीज बता सकते हो, सोच पा रहे हो। अच्छा, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी। अच्छा, अगर कोई और एक्सेलरेशन लग रहा है या कोई और फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर माइनस ए हो जाता है, जो भी फोर्स लग रहा हो।
अगर ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अपोजिट लग रहा है, तो इसका नेट एक्सेलरेशन तो यही हो जाएगा ना, जी माइनस ए। समझ पा रहे हो बच्चों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगता है और कोई एक्सेलरेशन, कोई फोर्स ऊपर लग रहा है, तो एक्सेलरेशन उस फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ लगेगा, तो जो इस पर नेट एक्सेलरेशन होगा जी माइनस ए हो जाएगा। समझ पाए ये चीज? जी माइनस से हो जाएगा। तो अब बताओ इसका जो टाइम पीरियड है ओवरऑल, एक्सेलरेशन कहाँ ऊपर की तरफ लग रहा है, तो जी में से समथिंग माइनस होगा। स्टार्टिंग में जो इसका टाइम पीरियड रहा होगा, स्टार्टिंग में जो इसका टाइम पीरियड रहा होगा वो क्या रहा होगा, 2 पाई एल अपॉन जी, ये रहा होगा टाइम पीरियड। अब इस पे ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, तो ऊपर एक एक्सेलरेशन हो रहा है, तो उसके वजह से अब इसका इलेक्ट्रिक वो टाइम पीरियड बढ़ेगा कि घटेगा? डिनोमिनेटर में से कुछ घटा दिया है, मतलब ये जो फ्रैक्शन की वैल्यू ओवरऑल क्या हो गई, ये बढ़ गई है। डिनोमिनेटर मैंने इसका छोटा कर दिया काट के, तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो बढ़ गई है। बढ़ने से मतलब टाइम पीरियड क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया, इज मोर। क्या होगा, टाइम पीरियड ज्यादा होगा। समझ पाए? टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से इसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर कम हुआ, जब भी डिनोमिनेटर कम होगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? समझ में आए तो थम्स अप करिए और आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो। ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्वल, इज प्रोजेक्टेड इन अ यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर। अब इसमें फिगर ही नहीं दिया है क्या है, ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी एज शोन इन फिगर। ये क्वेश्चन मुझे पता भी नहीं है क्या है, इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब क्या दिया हुआ है, 3 पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विथ सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या है, 3 पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विथ सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, विच ऑफ द पार्टिकल हैज हाईएस्ट मास। ठीक है, मास रेशियो, हाईएस्ट चार्ज मास रेशियो किसका होगा, ये आपको बताना है। हाईएस्ट चार्ज और मास रेशियो किसका होगा, कल मैंने आप लोगों को बताया था ये चीज। थोड़ा सा एक बार ट्राई करें आप लोग, एक बार खुद को मौका दें इसको ट्राई करने का। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन में अपने आप में पूरा नहीं है, ये क्वेश्चन में अपने आप में पूरा नहीं है, तो मैं इस दोनों क्वेश्चंस को पूरा कर देता हूँ। पहले ये वाले क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं, ये वाला, इसको मैं ले आया क्वेश्चन, जो सोर्स था वो मैं लेकर के आ गया हूँ। कहाँ है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। क्या स्लाइड बनाने में ना जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जाती है, थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, तो उसके लिए आप परेशान ना हो, मैं हूं ना यहाँ पर। ठीक है, देखना बच्चों, ये वाले क्वेश्चन का जो था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वरना मैं लेकर के आता नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्जेस है, यहाँ है पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल्स, एक अल्फा पार्टिकल है, उसको मैंने प्रोजेक्ट कराया है इसके परपेंडिकुलर, ऐसे यहाँ पर इससे परपेंडिकुलर क्या कराया है, एक अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है, प्रोटॉन तो प्रोटॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल मतलब होता है 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन्स को मिलाकर के क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अब इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन भी इसके जरूरी है। ऑप्शन ए जो है वो क्या है, प्रोटॉन ट्रैजेक्टरी इज मोर कर्व्ड। बी क्या है, अल्फा पार्टिकल ट्रैजेक्टरी इज मोर कर्व। सी क्या है, सी क्या है बच्चों, बोथ बोथ ट्रैजेक्टरी इज बस 3 ही ऑप्शन, चलो ठीक है 3 ही ऑप्शन ले लो। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन था, इसका भी एक अपना फिगर है, इसका भी एक अपना फिगर है, क्योंकि 3 चीजें शो करनी है ना, तो इसका भी एक अपना फिगर है। चलो मैं आपको फिगर दिखाता हूँ इसका, इसका फिगर आप लोगों को दिखाता हूँ बना करके, बनाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। और कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास, नहीं है बच्चों, और कोई ऑप्शन नहीं है, बना ही देता हूँ। चलो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है फिगर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स फिगर होगा, परेशान मत होना इसके लिए, परेशान तो मुझे होना पड़ेगा ना, आप तो आराम से वीडियो देख रहे हो। देखना बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पर चाहो तो स्किप कर दो इतना पार्ट, क्योंकि देखने से तो कुछ फ़ायदा है नहीं। सॉरी,
जुई 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 जुई। अरे अरे अरे, इसका ऑप्शन है ए, ऑप्शन बी है, बी ऑप्शन सी है, सी ऑप्शन डी है, ऑल। बस सही है। इसको इसको रखूंगा, चलो जेब में ही रख लेते हैं। ठीक है, अब देखो, ठीक है देखो, देखना बच्चों यहाँ पर अब क्या है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। आर प्रोजेक्ट काइनेटिक एनर्जी इक्वल से क्या मतलब है बच्चों, कि दोनों का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी रेशियो क्या है, इक्वल है, मतलब लगभग सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं। तो आपको बताना है इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन अ फिगर, इस फिगर के हिसाब से उसी में जा रहे हैं। तो बताना है कि कौन से का जो ट्रेजेक्ट्री होगा मोर कर्व्ड होगा, कौन ज्यादा जो ट्रेजेक्ट्री मतलब पता है ना, अरे ये टेन अल्फा पता होगा आप लोगों को। टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या, टेन डेल, मतलब टेन डेल इज इक्वल टू होता है डी क्यू ई अपॉन एम यू स्क्वायर, यही तो होता है बच्चों, यही होता है। अब दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम से क्या मतलब है कि दोनों का ये सेम है, एम यू एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो दोनों का हाफ एम वी स्क्वायर सेम है, मतलब ये वाला डिनोमिनेटर सेम है। अच्छा, अब चार्ज क्या होता है, अल्फा पार्टिकल पे ज्यादा होता है। अल्फा पार्टिकल में बच्चों चार्ज क्या होता है, ज्यादा होता है, 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन होता है, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज ज्यादा है, तो डेल इसका क्या होगा, 10 डेल जो होगा, जो ये डेविएशन होगा वो अल्फा पार्टिकल का ज्यादा होगा। तो अल्फा पार्टिकल जब ज्यादा डेविएट होगी तो उसका पाथ ज्यादा कर्व होगा, तो अल्फा पार्टिकल का पाथ बच्चों क्या होगा, ज्यादा कर्व होगा। एम वी स्क्वायर मतलब दोनों का जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, जाहिर सी बात है। तो हाफ को अगर मैं भूल भी जाऊं तो दोनों का जो एम वी स्क्वायर है वो सेम है, डिनोमिनेटर दोनों के लिए सेम है। लेकिन इस प्रोटॉन पे जो होता है, जो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या है, 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन है, तो इसका मतलब इसका क्या होगा, ट्रेजेक्टरी ज्यादा कर्व्ड होगी, ज्यादा कर्व होकर के जाएगा। अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन क्या होगा, कम कर्व होगा, क्योंकि ये जो डेविएशन है वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब मास भी क्या होता है, इसका ज्यादा होता है, लेकिन स्टार्टिंग में बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, मतलब एम वी स्क्वायर दोनों का सेम है। ठीक है, तो इसलिए हमें मास से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो अगला क्या दिया हुआ है, पार्टिकल, अब बताना है कि किसका मास रेशियो, मास एंड चार्ज रेशियो, मतलब आपने ट्रेजेक्टरी क्या पढ़ रखी है, मतलब डेविएशन क्या पढ़ रखा है, डी क्यू ई अपॉन, इसको थोड़ा मोटा करते हैं, अपॉन एम यू स्क्वायर, यही तो आपने पढ़ा है। यू कितना अजीब क्यों बन गया, एम यू स्क्वायर। तो आपको मास और चार्ज रेशियो बताना है, तो मतलब ये देखो कौन सा चार्ज सबसे ऊपर जा रहा है, डेविएट कौन सा चार्ज सबसे ज्यादा हो रहा है। अच्छा, जो 10 अल्फा है, ये चीज क्या है, इसका डी सबका सेम है, डी मतलब ये डिस्टेंस सबके लिए सेम है, मास सबका सेम मान लो। क्या दिया हुआ है, 3 पार्टिकल्स प्रोजेक्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर सेम वेलोसिटी, परपेंडिकुलर, सबकी वेलोसिटी सेम है, और बस खाली चार्ज और मास रेशियो किसका ज्यादा होगा ये आपको बताना है। कौन कौन सा रेशियो, चार्ज मास रेशियो आपको बताना है, सबकी वेलोसिटी सेम है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, एक सेकंड, हाँ, अब ये डी सबका डिस्टेंस सेम है, सबका सबका डिस्टेंस सेम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, तो मतलब ये दोनों चीजें तो हो गई, और सेम वेलोसिटी, यू भी सेम हो गया, तो आपका जो 10 डेल है वो क्या होगा, 10 डेल होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बस खाली सारी चीजें तो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, ये सब कुछ कांस्टेंट है, क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो 10 डेल किस पे डिपेंड करेगा, डी बाई क्यू बाई एम, सॉरी, किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, क्यू बाई चार्ज अपॉन मास, चार्ज अपॉन मास पे डिपेंड करेगा, जिसका डेविएशन ज्यादा उसका चार्ज अपॉन मास रेशियो ज्यादा, तो कौन ज्यादा डाइवर्ट हुआ है, कौन ज्यादा डेविएट हुआ है, सी वाला पार्टिकल ज्यादा डेविएट हुआ है, तो उसका चार्ज और मास रेशियो क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। समझ पाए इसको कि नहीं, देखो क्या दिया हुआ है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में है सबके सब, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सबका वेलोसिटी सेम है, आपको बताना है चार्ज मास रेशियो किसका ज्यादा होगा, तो ज्यादा जो डेविएट होगा उसी का चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा। क्या थोड़ा प्रोसेस कर पा रहे हो, क्या आपका दिमाग इस चीज को प्रोसेस कर पा रहा है, और कर पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहा है तो एक बार वीडियो को पीछे ले जाओ, फिर जाकर के देखो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं गारंटी ले रहा हूँ ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A particle of mass m and charge q is thrown at the space against the uniform electric field E. How much distance it will cover before coming rest?
देखो अभी मैंने यहाँ पे बताया था ना स्टार्ट करते हुए, अपोजिट डायरेक्शन में फेंका गया है। अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये वाला मैंने बताया था ना कि अपोजिट डायरेक्शन में जब फेंकते हैं तो कितना क्या होता है, एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन में बदल जाता है। एक्सेलरेशन किसमें बदल जाता है, डी एक्सेलरेशन में, और फाइनल वेलोसिटी कहीं जाकर के जीरो होगी। ये उसी तरह हो गया, उसी तरह हो गया जब ऊपर किसी चीज को फेंकते हैं। जो ऊपर आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा होगा 11th क्लास, जब ऊपर किसी चीज को फेंकते हैं वही वाली सेम केस बन रहा है। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, जो इसका एक्सेलरेशन होगा बॉडी का, वो क्या होगा, a इज इक्वल टू माइनस क्यू ई अपॉन एम, यही होगा इसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालना सीख चुके हो। अब क्या है, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज थ्रोन एट अ स्पीड u। स्पीड क्या है, इनिशियल स्पीड u है, ठीक है। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, यहाँ पे मैंने a बना दिया इस, और u क्या है, u के बराबर है इनिशियल वेलोसिटी। आपको बताना है कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब आपको s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपने क्या पढ़ रखा है बच्चों, आपने क्या पढ़ रखा है, एक इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रखी है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन पढ़ी, आपको s की वैल्यू निकालनी है। टी नहीं दे रखा है, नहीं तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी वाई लगाते। और इक्वेशन लगाना तो आता होगा, 9th क्लास से पढ़ रहे हो बच्चों, ऐसा तो मत करो, इक्वेशन लगाना तो आता ही होगा। तो देखो अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। तो आप बोल सकते हो u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू जीरो। अब u क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी u ही दे रखी है, और एक्सेलरेशन माइनस में तो क्या जाएगा, माइनस 2, a की वैल्यू क्या है, क्यू ई अपॉन एम इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, अच्छा एस भी दिया हुआ है बच्चों, एस भी होता है ना यहाँ, एस इज इक्वल टू जीरो। अब इसको उधर भेज दो, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 QE एम अपॉन एस। एस की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे ले आओ, तो क्या हो जाएगा ये, यू स्क्वायर इंटू एम अपॉन 2 QE इज इक्वल टू डिस्टेंस। इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रेस्ट में आने से पहले। यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए होते थे, ऑप्शन नहीं दिया तब भी समझ लो, ऐसे ही तो आएगा क्वेश्चन। रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस कवर किया, एस की वैल्यू मैंने निकाल दी, एस की एक वैल्यू है, इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। कल मैंने पढ़ाया भी था ये चीज, डिस्टेंस का फॉर्मूला भी लिखवाया था आप लोगों को। बस इसमें क्या है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में प्लस क्यू चार्ज को फेंका जा रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में फेंकोगे तो स्पीड धीरे धीरे स्लो होगी और रेस्ट पे आ जाएगा, फिर रेस्ट पे आने के बाद फिर से स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है, अब देखो ये तो वही सेम क्वेश्चन हो गया, ये तो क्या सेम क्वेश्चन है ना दोनों, अच्छा अलग है, ठीक है। ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्लेस्ड एट रेस्ट, क्या है बच्चों, रेस्ट पे रखा गया है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन रिलीज्ड, रेस्ट पे रख के ऐसे छोड़ दिया है, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग डिस्टेंस y डिस्टेंस चलने के बाद इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, y डिस्टेंस चलने के बाद इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। पहले तो हम बनाएंगे इसका फिगर, आपको थोड़ा फील दिलाने के लिए मैं इसका फिगर बनाऊंगा। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक चार्ज को रख के मैंने छोड़ दिया, एक क्यू चार्ज को रख करके छोड़ दिया, और वो y डिस्टेंस कवर किया है, y डिस्टेंस कवर किया है, तो उसने कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन की होगी। अच्छा, आपने एक वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा होगा, अभी मैं एक दो तरीके से इसको सॉल्व कराऊंगा, जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन से भी सॉल्व हो सकता है और वर्क एनर्जी थ्योरम से भी सॉल्व हो सकता है, दोनों तरीके से। देखो अब नीट का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको शॉर्टेस्ट तरीका, शॉर्टेस्ट पाथ चूज करना पड़ेगा ताकि आपका आंसर मिनिमम स्टेप्स में आ जाए। तो हम यहाँ पे शॉर्टेस्ट पार्ट पहले आपको बता दूंगा क्या हो सकता है, अगर आपका दिमाग प्रोसेस कर पाए। आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा होगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन, यही तो होता है बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल वर्क डन। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना इस पे लग रहा होगा, चार्ज पे, फोर्स कितना लग रहा होगा इस चार्ज पे, क्यू ई फोर्स लग रहा होगा, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इसका, वाई हुआ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, वाई हुआ है। अच्छा, इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो रही होगी, चार्ज क्या था, रेस्ट पे था, चार्ज क्या था बच्चों, रेस्ट पे था, तो इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो रही होगी, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगी, यही तो पूछा है, वो क्या हो जाएगी, क्यू ई वाई के बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्यू ई वाई के बराबर। फाइनल इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, क्यू ई वाई के बराबर। और बाकी अगर आप मजदूरी करना चाहते हो, थोड़ा सा, थोड़ी सी आपके अंदर जो क्वालिटीज है वो मजदूरों वाली है, तो उसके लिए भी एक तरीका बता देता हूँ। स्मार्ट वर्क नहीं करना चाहोगे तो उसके लिए भी एक मेरे पास तरीका है। रेस्ट से छोड़ा गया है वाई डिस्टेंस चलने पे, वाई डिस्टेंस चलने पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, पहले निकाल लो वाई डिस्टेंस चलने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। आपने पढ़ा है u इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, टाइम नहीं दे रखा है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला फॉर्मूला यूज करो। अच्छा, इनिशियल स्टार्ट कैसे क्या है, रेस्ट से क्या है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2a की वैल्यू क्या होता है, QE अपॉन m, यही तो होता है बच्चों, इनटू s। एस डिस्टेंस कितना दे रखा है, वाई के बराबर देंगे, ठीक है, ये दे रखा है वाई के बराबर। अब आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है,
काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल के रखी हुई है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम मतलब मास है, और वी स्क्वायर की हमने वैल्यू निकाल के रखी है, किसके बराबर है, 2 इंटू क्यू ई अपॉन एम इंटू वाई। वाई से अब क्या होगा, देखो एम से एम गया, 2 से 2 गया, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, ई नहीं है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्यू ई वाई। समझ में आया? थोड़ा सा ये भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत लंबा नहीं था, बट आप समझो, समझ में आया होगा कि इसने जो डिस्टेंस, पहले वेलोसिटी निकालनी है, मैंने वेलोसिटी का स्क्वायर, फिर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में पुट किया, तो भी सेम आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा और आगे बढ़े, एक आध क्वेश्चन और करते हैं, मजा आ रहा हो क्वेश्चन करने में। If an electron and proton raise in electric field, find the ratio of momentum after momentum। क्या होता है मोमेंटम, क्या होता है बच्चों, मोमेंटम क्या होता है, क्या याद है आपको, मोमेंटम क्या होता है, क्या याद है आपको, 11th क्लास पढ़े होगे थोड़ा बहुत, या फिर डायरेक्ट पैदा होते ही 12th में पहुंच गए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पैदा होते ही 12th में पहुंच गए। वो कैसे बच्चे हैं, जिन्होंने 9th 10th मतलब 9th 10th तक पढ़ाई की, 11th छोड़ दिया कि 11th में आराम से मजे करेंगे और डायरेक्ट 12th पढ़ेंगे। वो बच्चे पैदा होते ही 12th में आने वाले तो उन लोगों को 11th में कुछ भी चीजें याद नहीं होती है। ठीक है, अब 12th में सीरियस हुए हैं, तो 12th में सीरियस होने में टाइम बहुत ज्यादा लेट हो गया था। बाकी अगर आप 12th में रियल में सीरियस हुए हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एकदम बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ चीजें, जो चीजें 11th की आपकी छुट्टी हुई वो भी चीजें मैं रिवाइज करा रहा हूँ, तो इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आप जगे हो, ठीक है, तो भी अभी जगे हो तो भी अभी ज्यादा लेट नहीं हुआ है, मैं आपके साथ हूँ, आपका साथ दूंगा लास्ट। अब देखो, इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों क्या किया गया, रिलीज किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो रेशियो बताना है दोनों के मोमेंटम का। मोमेंटम क्या होता है बच्चों, मोमेंटम क्या होता है, एम वी, यही मोमेंटम होता है। अच्छा, दोनों को रेस्ट से छोड़ा गया है, दोनों पे चार्ज क्या होता है, सेम होता है, तो दोनों पे जो फोर्स लग रहा होगा, अब दोनों की वेलोसिटी में फाइंड करूंगा। पहले वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करता हूँ। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, हाँ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही होता है वेलोसिटी, या फिर आप वो वाला फॉर्मूला लगा लो ना, हाँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देते हैं। यू इनिशिएट जीरो से किया गया है, तो v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ए टी मतलब क्या है, ए क्या है बच्चों, ए क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, क्यू ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाइम, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा क्यू ई, वेलोसिटी इनटू मास होता है, इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो होता है मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, m इज इक्वल टू, अरे मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, मैं भी भूल गया, p इज इक्वल टू क्या होता है, m v, p इज इक्वल टू m v होता है, तो मोमेंटम m मैंने क्यों लिख दिया मोमेंटम, यही सब तो बात है। आप लोगों के साथ रह करके मैं भी गधा होता जा रहा हूँ। अब इतने इनटू मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही तो ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा क्यू ई। प्रोटॉन का मोमेंटम क्या आ जाएगा बच्चों, क्यू ई। अब सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड में ला करके मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को रख दूं, सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड में ला करके मैं प्रोटॉन को रख दूं, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन पहले क्या होगी वो निकालना है, वो क्या होता है, यू प्लस ए टी। इसमें भी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से रिलीज किया तो ये हो जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगी, ए मतलब क्या है, क्यू ई बाई मास ऑफ प्रोटॉन इनटू टाइम। ठीक है, दोनों सेम टाइम पे बताने हैं कि क्या हो गया मोमेंटम, तो टी रख देते हैं, तो इसका वेलोसिटी ये हो गई। अब मोमेंटम निकालूंगा, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन एम वी, मास पहले लिख देता हूँ, वी वेलोसिटी क्या है इसकी, क्यू ई अपॉन एम पी इंटू टी, और इसका मास ऑफ प्रोटॉन एम पी, एम पी से एम पी कट जाएगा, क्या आ जाएगा, पी पी, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन क्यू ई टी, दोनों का क्यू ई टी आ गया। दोनों का रेशियो अगर आपको बताना है, फाइंड द रेशियो बताना है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 का, मतलब मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर हो जाएगा, क्यू ई टी अपॉन क्यू ई टी, दोनों कटेगा, क्या आ जाएगा, 1:1। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात को आपका दिमाग प्रोसेस कर पा रहा है? सिंपल है बच्चों, मैंने इसका मोमेंटम निकाला, इसकी वेलोसिटी निकाली, एम वी मोमेंटम का फार्मूला होता है, यहाँ पर लगा दिया, वी एम लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, एम वी लगाऊं या वी एम लगाऊं, वेलोसिटी पहले लिखा मास बाद में लिखा, क्या कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है ना, तो दोनों का क्या हो जाएगा बच्चों, सेम ही होगा, तो इसलिए दोनों का रेशियो 1:1 आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब यहाँ देखो ये बहुत प्यारा है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है देखो। अब इसको थोड़ी देर तक आप लोग सोचेंगे, मैं आपको सोचने का टाइम देता हूँ, आप लोग थोड़ी देर तक सोचोगे। देखो वीडियो पॉज करके नहीं सोच रहे, मैं इस बार टाइमर लगा रहा हूँ, प्रॉपर आपके लिए टाइमर लगा रहा हूँ, मैं आपको टाइमर लगा रहा हूँ 1 मिनट का, और आप लोग सोचिए, वीडियो पॉज नहीं होना चाहिए, कंडीशन क्या है, वीडियो पॉज नहीं होना चाहिए, 1 मिनट तक आपको इसके बारे में सोचना है। मैं भी यहीं खड़ा हूँ,
मैं भी यहीं पर खड़ा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा पोजिंग वगैरह कर लेते हैं। पंप खत्म हो गया, बॉडी हो गई है खत्म, धीरे धीरे ग्रो करेगी, ठीक है। देखो शुरू हो जाओ, पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो और 1 मिनट तक सोचो इसके बारे में। सोचो बच्चों, 1 मिनट का आपके पास पूरा टाइम है, आराम से सोचिए, वीडियो पॉज नहीं होनी चाहिए, आपको आराम से सोचते रहना है इसमें, ठीक है, आराम से सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है। सोचो सोचो सोचो, 20 सेकंड और है। यू हैव 20 सेकंड। 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और घंटी बजने वाली है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने सोचा होगा, थोड़ा बहुत समझ में आया भी होगा कुछ। अब देखो क्या है बच्चों, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू एन वर्टिकल डिस्टेंस हाइट h in a uniform vertically upward. The direction of electric field is now reversed, keeping the magnitude same. A proton is allowed to fall. प्रोटॉन को नीचे फेंका गया है। अब देखो ये एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रखा है, मैंने ऊपर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ऊपर रखा है। देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर रख दिया है, ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ। अब एक इलेक्ट्रॉन को फॉल कराया है, वर्टिकली अपवर्ड है, इलेक्ट्रॉन को मैंने ऊपर से नीचे गिराया, इलेक्ट्रॉन को ऊपर से नीचे गिराया। अब नीचे गिरा होगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कौन सा सहारा दे रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहती है कि ये नीचे गिरे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहती है नीचे गिरे। एक तो इस पे नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, mg ग्रेविटेशन फोर्स, प्लस इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है QE। ये दोनों फोर्स इसको चाह रहे हैं नीचे गिराना, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब अगला देखना, अब अगला चीज देखना, इसी चीज को रिवर्स कर दो, इसी चीज को बच्चों रिवर्स करो, क्लोन करो, रिवर्स, यही इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दो, कर दिया मैंने रिवर्स। अब प्रोटॉन गिरा रहे हैं, ऊपर से किसको गिरा रहे हैं, प्रोटॉन को, रिवर्स कर दिया। अब प्रोटॉन भी नीचे ही गिरना चाह रहा है, अब प्रोटॉन पे जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अभी क्या लग रहा होगा, mg, इस पे फोर्स लग रहा होगा, मास ऑफ प्रोटॉन mg प्लस QE, इलेक्ट्रिक फील्ड ये लग रहा होगा। अब बताओ कौन पहले नीचे गिरेगा, यही क्वेश्चन में पूछा है ना, यही तो पूछा है। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस इन अ यूनिफॉर्म वर्टिकली अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसके बाद क्या पूछा है, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन, प्रोटॉन जल्दी गिरेगा, प्रोटॉन के बराबर होगा या प्रोटॉन से कम होगा, टाइम टाइम बताना है आपको, कौन पहले गिरेगा, कौन पहले गिरेगा। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन फोर्स किस पे ज्यादा लग रहा है, फोर्स दोनों में से किस पे ज्यादा है, QE दोनों पे बराबर है, चार्जेस दोनों के बराबर तो सेम है। अब मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, मतलब इस पे फोर्स ज्यादा लग रहा हो, तो प्रोटॉन कैसा होगा, जल्दी गिर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, बाद में गिरेगा, इलेक्ट्रॉन लेट में गिरेगा। तो जो टाइम होगा वो क्या होगा, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन, प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का जो फॉल होगा वो कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का जो टाइम लगना चाहिए वो ज्यादा लगना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टाइम लगेगा। एक बार क्वेश्चन और पढ़ते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकली डिस्टेंस हाइट इन यूनिफॉर्म वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई है, और इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है, उसको नीचे गिराना भी चाह रही है, मास छोटा है, तो ये चीज क्या हो जाएगा, इसमें होना चाहिए एक ग्रेटर भी होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन का टाइम होगा वो ग्रेटर होगा, ठीक है। यहाँ पे वर्ड एक ग्रेटर भी यूज होना चाहिए था, ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क का है, इसको ट्राई करिएगा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आप लोग ट्राई करके आइएगा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा इसको एक बार। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आपको ग्राफ बनाना है तो कैसा ग्राफ बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस का ग्राफ बनाना है तो कैसा बनेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस का ग्राफ कैसा होता है, थोड़ा सा सोचिएगा इस बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस का ग्राफ कैसा होगा। चलो करते हैं, थोड़ा ट्राई करते हैं, बना के देखते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपकी इलेक्ट्रिक, यहाँ पे डिस्टेंस है, ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर आपका है डिस्टेंस, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ डिस्टेंस है। अब इसका अगर आपको ग्राफ बनाना है तो कैसा बनेगा, आपने ये देख रखा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, QE अपॉन
आर स्क्वायर, ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनल ग्राफ बन रहा है, ये मैंने बताया था जब भी प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनता है तो कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर पैराबोलिक बनता है। तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, रेक्टेंगुलर पैराबोलिक। अच्छा, अब नेगेटिव डायरेक्शन में देखो, अगर ये जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव हो जाएगी, तो दोनों चीज नेगेटिव, मतलब ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा बच्चों, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्या ये आपको ग्राफ समझ में आया या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ग्राफ समझ में आ रहा है या फिर नहीं। थोड़ा और आगे बढ़े, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ठीक है, अब एक चीज है, नया टर्म, नया टॉपिक जिसका आप लोग जिनसे इंतजार कर रहे थे, वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होती है ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल चार्जेस हो, दो इक्वल चार्जेस हो किसी एक इक्वल डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो। अच्छा, ये दो इक्वल चार्जेस क्यों लिए गए, क्योंकि जब भी इक्वल चार्ज होते हैं ना, देखो दो इक्वल चार्जेस हैं तो इसके किसी भी पॉइंट पे इसका जो नेट चार्जेस होता है वो जीरो होता है, लेकिन किसी भी पॉइंट पे आप ये बता सकते हो क्या, मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों चार्जेस के बीच में या साइड में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी क्या, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये स्पेशल एक कैटेगरी बन गई, ये दो चार्जों का एक स्पेशल कॉम्बिनेशन बन गया जिसको हमने क्या नाम दे दिया, डाइपोल। ये एक स्पेशल कॉम्बिनेशन बन गया जिसको हमने क्या नाम दे दिया, डाइपोल। तो इसलिए आपको समझ में आया होगा। तो ये डाइपोल क्या है, ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, किसी एक डिस्टेंस पे सेपरेटेड किए होते हैं, किसी एक डिस्टेंस पे सेपरेट करके रखा होता है, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब एक टर्म यूज होता है डाइपोल मोमेंट, जिसको पी से डिनोट करते हैं। ये डाइपोल मोमेंट काम किसके आती है, डाइपोल मोमेंट काम आती है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ प्लस उसका मैग्नीट्यूड, स्ट्रेंथ प्लस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का, मतलब डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, स्ट्रेंथ प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं, स्ट्रेंथ प्लस उसका डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हम लोग डाइपोल मोमेंट का यूज करते हैं। डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू डी, दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट, इसी को क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे है भी, देखो डाइपोल की डिफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। डाइपोल की डिफिनेशन है, आप लिख सकते हैं, ये की पॉइंट हो गया, डिफिनेशन यहाँ पर है, डिफिनेशन ये आप लिख सकते हैं। कुछ की पॉइंट्स क्या है, की पॉइंट्स क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू चार्ज होने चाहिए इसमें, द डिस्टेंस बिटवीन देम। कुछ टीचर क्या बताते हैं, दोनों की डिस्टेंस को 2 है, कुछ टीचर क्या बताते हैं, डी बताते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं थोड़ा सा। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन होता है। वेक्टर क्वांटिटी बच्चों क्या होता है, इसमें डायरेक्शन होता है। चार्ज इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या होता है बच्चों, इसमें डायरेक्शन होता है। ठीक है, क्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, डायरेक्शन नहीं, बस खाली मैग्नीट्यूड लेते हैं चार्ज का। उसके बाद क्या है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी बच्चों, चार्ज की यूनिट क्या होती है, ये डाइपोल मोमेंट यही है ना, Q इंटू डी या ए कुछ भी बोल दो। तो क्या है, ये इसकी जो क्वांटिटी, जो इसका यूनिट होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर इसकी होगी SI यूनिट। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल मूवमेंट, ये आपको निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी डाइपोल मूवमेंट के थ्रू। कुछ मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहा हूँ, उससे आपको निकालना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी दो डाइपोल्स के थ्रू। ठीक है, निकालते हैं। क्वेश्चंस मेरे पास है, मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ, स्लाइड में लिखना भूल गया था, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन में लेकर के आ रहा हूँ। क्या हो गया सर, आप इधर क्यों घूम रहे हैं, अच्छा, ठीक है। आप लोगों को बायो के लेक्चर भी रेगुलर मिल रहे हैं या नहीं, कमेंट में बताइएगा। बायो और केमिस्ट्री के लेक्चर्स रेगुलर मिल रहे हैं, मजा आ रहा है पढ़ने में या नहीं आ रहा है, ये चीज सब चीज बताइएगा। कमेंट में हम लोग बातें कर सकते हैं, लेकिन आपके पास पोटेंशियल है, तरीका है बात करने का, सब कुछ है, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हो, वो आपकी दिक्कत है। ठीक है, अब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है, यहाँ पे एक 2Q चार्ज रखा है, यहाँ पे एक Q चार्ज रखा है प्लस में, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव Q चार्ज रखा है, यहाँ एक नेगेटिव 2Q चार्ज रखा है। अब इसके थ्रू आपको बताना है नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इसके थ्रू नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अब इस चार्ज को मैं अगर तोड़ दूं बच्चों, इस चार्ज को तोड़ दूं, इस चार्ज को -Q और -Q में मैं ब्रेक कर ले रहा हूँ, तो ये पूरा एक डाइपोल बन जाएगा, ये पूरा एक डाइपोल बन जाएगा। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, अरे ये तो बताना भूल ही गया, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज के बीच में, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। ये अगर डाइपोल है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव इसका डायरेक्शन होता है। ये कलर बहुत ही गंदा बन गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव इसका डायरेक्शन होता है। तो इस वाले डाइपोल के थ्रू डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर होगा, मान लेते हैं P वेक्टर, और इसके थ्रू भी सेम ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है सर, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए ही है, तो इसके थ्रू भी क्या होगा, P ही होगा। दोनों वेक्टर क्वांटिटी और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो वेक्टर सम लगा दो इसमें,
क्या होता है अंडर रूट नेट डाइलेक्ट्रिक मोमेंट आपको बताना है। तो क्या होगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 2p p cos 60। अब देखो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 2p स्क्वायर प्लस 2p इंटू पी स्क्वायर हो जाएगा, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो इससे ये कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा अंडर रूट में 3p स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √3p, इसका हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट इसके ऊपर ये हो जाएगा पी नेट इसका ये हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस करा दिया जाए, नहीं तो आपकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाएगी। तो एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, एक आध और करते हैं। जैसे यहाँ पर एक डाइपोल है, यहाँ पे एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे 2q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर भी एक q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल 120 है। यहाँ 2q चार्ज है, ये दोनों नेगेटिव में है और ये चार्ज पॉजिटिव में है। तो क्या होगा इन दोनों के बीच का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, बता सकते हो क्या? पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब इस वाले के थ्रू यहाँ पर होगी, इस वाले के थ्रू यहाँ पर। अब क्यू डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में, आपको पता होगा, एक पॉजिटिव के साथ चलेगा, एक पॉजिटिव के साथ, और इसका जो एंगल है वो क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी 120 हो जाएगा। 120 वाला फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो होगा P होगा, यहाँ पे भी क्या होगा P होगा, और नेट डायरेक्शन इसका कहीं इस तरफ होगा। समझ में आ रहा है? मैंने इन दोनों को जोड़ा तो नेट जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कहीं यहाँ बीच में आएगा ना, वेक्टर जोड़ रहे हो बच्चों, बीच में कहीं आएगा। तो ऐसे इसके थ्रू भी अब 120 डिग्री है तो एंगल वाला फॉर्मूला लगाओ, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इंटू 120 की वैल्यू -1/2 होती है, ये कट जाएगा बस खाली p स्क्वायर बचेगा जो कि p के बराबर होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कितनी होगी p होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल होगा। ठीक है, तो क्या इतना ही रहने दिया जाए आज के लिए? क्या आप लोग चाहते हैं इतने पे मैं छोड़ दूं? क्या आप लोग बच्चों चाहते हो कि मैं इतने पे छोड़ दूं, या फिर आगे भी पढ़ना चाहते हो मुझसे? ठीक है, आज का तो वीडियो बड़ा ही छोटा हो जाएगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डाइपोल मोमेंट पे प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, आज हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, कुछ क्वेश्चंस कर लिए, और डाइपोल मोमेंट पे हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।